हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध में हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या खोने को रह गया, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू जो इस युद्ध का कारण बना और इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज क्या है। ये समय ऐसा था जहाँ पर युद्ध की जो है सिलसिला थम ही नहीं रहा था। कहते हैं 20 साल में दो दो महायुद्ध होना, कहते हैं किसी भी जन के लिए साधारण बात नहीं हो सकती। कहते हैं अगर हम पहली विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ, और कहते हैं उसके बाद वहीं से ही जो है सूत्रपात हो गया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और कई कारणों से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही बना। बेशक इसमें हिटलर अमजालिन्स का अपना विशेष स्थान रहा हो, लेकिन फिर भी कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीज प्रथम विश्व युद्ध में ही बो दिया गया था। और यही हमारा आज टॉपिक है कि द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध से अधिक घातक और विनाशकारी सिद्ध हुआ। कहते हैं पहले विश्व युद्ध से जो है लोगों ने कोई शिक्षा नहीं ली और ना समझी। कहते हैं इसी कारण से जो है द्वितीय विश्व युद्ध ने एक कहते हैं बहुत बड़ा जो है प्रकोप का सबब बनाया। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें यहाँ पर, तो हम लीग ऑफ नेशन के बारे में पहले ही इसके डिस्कस कर चुके हैं और कि किस प्रकार ये अपने संगठन को 20 वर्ष के बाद ही अपने उद्देश्य को पाने में विफल रहा, जबकि इसका गठन भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि लीग ऑफ नेशन का जो स्थापना किया गया था वो विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि जो विश्व युद्धों में जो कहते नुकसान हुआ, इससे सारे देश बहुत ही चिंतित थे और उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया। और लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य इतना ही था कि ये जो है ऐसे विश्व युद्धों को रोका जा सके। लेकिन कहते हैं ये जो है 20 वर्ष के अंतराल में ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में लीग ऑफ नेशन बिल्कुल ही असफल रहा। कहते हैं युद्ध की परिस्थितियां बनने के बाद 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और यह युद्ध कैसे आरंभ हुआ, आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, और ये सब जानने के लिए आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसके कारणों पर प्रकाश डालते हैं और इसको हर एक पहलू पर जानने की हम कोशिश करें। देखा जाए तो सेकेंड पॉइंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो सबसे पहले तो हमें यही बात जानना पड़ेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या बना। अगर मैं मोटी मोटी तौर पे आप बता दूं तो इसका सबसे बड़ा कारण जो था फासीवादी और नाजीलिज्म था। फासीवादी और नाजीवादी थी, यानी आपको पता ही होगा कि फासीवादी जो था मुस्लिम का था और नाजीवादी जो विचारधारा था वो हिटलर का था। और इन दोनों के कारण जो है सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। लेकिन देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में ही सेकेंड विश्व युद्ध का जो है बीज रोपण किया जा चुका था, क्योंकि जब उस समय मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, जो ध्रुवी राष्ट्र थे उनको जो है कोई भी मीटिंग में नहीं बुलाया और प्रथम विश्व युद्ध हुई उसका जो है हारे हुए देशों को सारे नुकसान जो है भरने के लिए कहा गया। और इन कारणों से क्या हुआ, 1929 में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई, यानी आर्थिक संकट आ गया। और आर्थिक संकट के कारण सभी देश जो थे त्राही त्राही करने लगे। इवन कि जो पावरफुल अमेरिका था वो भी इस क्राइसिस से बच न सका। तो देखा जाए इन क्राइसिस के कारण क्या हुआ, उन लोगों का उदय हुआ जो काफ़ी जो थे सशक्त थे और काफ़ी जो है नाजिलिज्म को फॉलो करते थे या फाजिलिज्म को फॉलो करते थे। तो इन लोगों ने लोगों को आश्वासन दिलाया और जाके जो है राजगद्दी पे बैठ गया, और यहीं से सूत्रपात हुआ सेकेंड विश्व युद्ध का। तो कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध ने पहले यूरोप में शुरू हुए युद्धों ने ही एक विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। फासीवादी देशों ने विश्व के दोबारा से साम्राज्यवादी लाभ के लिए जो है विभाजित करना चाहा, जिससे विभिन्न देशों के बीच संघर्ष पनपा। यानी फासीवादी जो थे, फासीवादी मुस्लिम का विचारधारा था और वो यही इस बात को लेकर चलता था, और साम्राज्यवादी जो लाभ को विभाजित करने के लिए कहा गया। तो यही कारण था जहां पर जो है फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जो है पनपने लग गया। जर्मनी वर्साय संधि के दौरान राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः बिखर गया था। यानी जर्मनी जो वर्साय संधि की गई थी,
इसके कारण क्या हुआ, ये बिल्कुल ही आर्थिक दृष्टि से बिखर गया। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 1929 में जो आर्थिक संकट आया, इस आर्थिक संकट ने सभी देशों को जो है त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं उस समय जो पावरफुल अमेरिका बन रहा था, कहते हैं पावरफुल अमेरिका को भी इसका सबब काफ़ी मिला। उसने बदला लेने की मांग की और मित्र देशों में शक्ति के एक परीक्षण के लिए तैयार था। यानी मित्र देश जो थे फिर से शक्ति के परीक्षण के लिए तैयार थे। और इटली की स्थिति भी बेहतर नहीं थी उस समय। इटली की स्थिति देखा जाए तो उस समय बेहद ही खराब था। हालांकि इटली साम्राज्य लाभ की उम्मीद के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्ति में शामिल हुआ था। यहाँ पर इटली की देखा जाए तो लालच था। उनका यही विचार इटली का था कि हम मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित होके जो है लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं। परंतु युद्ध के बाद उसे कोई भी उपनिवेश हासिल नहीं हो सका, क्योंकि उपनिवेश के बाद कहते हैं सभी देश जो लड़ रहे थे उस समय सिर्फ उपनिवेश के लिए लड़ रहे थे। और उपनिवेश का अर्थ आपको पहले ही पता है कि कोई देश दूसरे देश पे जाके जो व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत को भी ब्रिटिश ने जो है उपनिवेश बनाया था। तो ये ऐसा ही उस समय हर एक देश चाहता था कि उनके देश को उपनिवेश बनाया जाए और उनके संसाधन को जो है पूरी तरह से दोहन करें। और यही विचारधारा जो था उस समय इटली का था। और इटली ने इसी विचारधाराओं के साथ जो है मित्र देशों में सम्मिलित हुआ, लेकिन इसका उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सका। उसने युद्ध के दौरान लगभग कहते हैं 600 से 1000 लोगों को खो दिया। कहते हैं उस समय इटली में बात किया जाए तो 600 से लेकर 1000 लोगों का जो है मृत्यु के गोद में समा गया। लेकिन दोनों फासिस्ट और नाजी दलों ने अपने लोगों को वादा किया कि वो युद्ध के माध्यम से अपने देश का खोया गौरव आपस लाएंगे। देखिए यही वो विचारधारा था जिसकी वजह से हिटलर और मुसोलिनी का उदय हुआ, क्योंकि उस समय जो युद्ध के कारण लोगों की जो हालत थी कोई उसको जो है मलहम लगाने वाला चाहिए था। और नाजिलिज्म फासिलिज्म दोनों जो था, यानी हिटलर और मुसोलिनी जो था, वो लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि जो खोया हुआ गौरव है, विश्व में जो खोया हुआ गौरव है, वो बेखूबी आपस लेके आएगा। उन्होंने विजय अभियान के माध्यम से विस्तार की आक्रमण नीति को पालन शुरू कर दी। यानी देखा जाए तो दोनों के दोनों ने जो है युद्ध की नीति शुरू कर दी और कई राज्यों कई देशों को जो जीतने में सफल भी हुए। और जर्मनी को जो है राइनलैंड पर 1936 में और 1938 में जो है ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? ऑस्ट्रिया से हुआ था, जहाँ पर उसके प्रिंस को जो है हत्या कर दी गई थी और वही तत्काल कारण बना था। लेकिन आज जो है यहाँ पर फासिलिज्म नाजिलिज्म ने जो 1936 में यानी राइनलैंड को हरा दिया, जर्मनी के राइनलैंड को हराया और देखा जाए 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। और कहते हैं चेकोस्लोवाकिया जो उस समय मित्र राष्ट्रों ने हड़प लिया था उसको भी 1938 में जीत लिया। तो ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट थी और लोगों को बताने के लिए ये पर्याप्त थी कि वो जो है जीतने में सक्षम है। जबकि इटली ने इथियोपिया पर हमला किया और इससे यूरोप देशों के बीच सामाजिक तनाव और संघर्ष पैदा हो गया। अब जापान का सैन्य शक्ति के रूप में उभरना व फासिस्ट शक्तियों को समर्थन देने की बात पढ़ ही चुके हो पहले ही। कहते हैं रोम बर्लिन अटैकों की धुरी पर जो है हस्ताक्षर कर तीनों शक्ति परस्पर दूसरे के समर्थन प्रतिबंध हो गए। जापान को स्वतंत्र छोड़ दिया गया और एशिया और जो है प्रशांत के क्षेत्रों में नियंत्रण करने के लिए, जबकि जर्मनी और इटली के यूरोप में मनमानी करने की अनुमति मिल गई। क्योंकि देखा जाए तो सभी राष्ट्र जो थे अलग हो गए और सब अपने मनमर्जी करने लगे। जापान भी उस समय स्वतंत्र हो गया था, जापान को भी स्वतंत्र छोड़ दिया गया था और एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में नियंत्रण करने किए। लेकिन जबकि जर्मनी और इटली यूरोप में मनमानी करने में पूरी उनको अनुमति मिल गई। तो ये सब कारण जो थी उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। सोवियत संघ की सफलता ने पश्चिमी शक्तियों को
चौकन्न कर दिया। यानी सोवियत संघ जब उस समय सफलता की हासिल किया तो सारे पश्चिमी शक्तियों चौकन्ने हो गए और उनको लगा कि सोवियत संघ अब सबसे अधिक पावरफुल के रूप में उभरेगा। लेकिन पूंजीवादी देश होने के कारण वे अपने देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना भी चाहते थे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सोवियत संघ का विचार जो था साम्यवादी था और अमेरिका का विचारधारा जो था पूंजीवादी था। क्योंकि बाकी देश पूंजीवादी को फॉलो कर रहे थे तो साम्यवादी का प्रसार बढ़ता ही जा रहा था और वो साम्यवादी के प्रसार को रोकना चाहते थे। और इटली और जर्मनी जो कम्युनिस्ट विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इनके प्रति एक सुव्यवस्था अनुग्रह नीति अपनाई। यानी इन्होंने प्रति एक सुव्यवस्थित अनुग्रह नीति अपनाई और इस नीति को तुष्टीकरण नीति के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन सेना को जो है 1,00,000 सैनिक पर प्रतिबंधित किया गया। क्योंकि प्रथम विश्व में आपको पता होगा कि 1,00,000 सैनिकों पर प्रतिबंधित किया गया और जर्मनी ने बिना पश्चिमी शक्ति सुरक्षा के अपने सैनिकों की संख्या 8,00,000 कर ली, जो कि काफ़ी थी। और यही कारण था कि जर्मनी अपने आप को उस समय जो है महाशक्तिशाली समझ रहा था, क्योंकि उसके पास 8,00,000 सैनिक थे। यहाँ तक कि जब हिटलर ने वर्सला की संधि का परित्याग किया और रायलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, तब भी पश्चिमी शक्ति जो है मुख दर्शन बने रहे। कहते हैं ये वो समय काल था जब हिटलर ने रायलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जो मित्र राष्ट्रों ने हड़प रखा था। 1937 में जनता की लोकप्रिय निर्वाचन सरकार और जनरल फ्रांको फासिस्ट नेता के बीच स्पेन में युद्ध शुरू हो गया और स्पेन में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को जो है पदस्थ करने के लिए हिटलर के हथियार और गोला बारूद से सहायता की पूर्ति के लिए सोवियत संघ ने जनरल फ्रैंको के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने के लिए इंग्लैंड से अपील की, क्योंकि उस समय हिटलर ने जो है काफ़ी इन देशों को सहायता किया। जब मौजूदा सरकार इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो यह तुष्टीकरण नीति अपने चरम स्पर्श पर पहुंच गया। तो ये बात जनरली है, अगर देखिए कोई अगर सर उठाता है, अगर आप उसको सर नहीं कुचलोगे तो 100% जो है वो अपने आप को जो है अब महान बना लेगा। और ये ऐसा ही हुआ। कहते हैं तुष्टीकरण नीति अपने चरम कोस पर पहुंच गया क्योंकि इसमें फ्रांस सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। जब अगस्त 1938 में हिटलर ने म्यूनिख के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया तो जो है म्यूनिख संधि उनके द्वारा 1938 में हस्ताक्षर भी किए गए और जर्मनी को जो है सुदेंद्रलैंड व चेकोस्लोवाकिया के उत्तरी भाग पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई। अब देखिए जर्मनी को जो है सुदेंद्रलैंड व जो है चेकोस्लोवाकिया के उत्तरी भाग पर कब्जा करने की अनुमति मिली। देखिए उस समय देश तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सामान हो और उसकी बंटवारा हो रहा हो, जैसे खाना होता है उसका बंटवारा करते, वैसा उस समय स्थिति थी सभी राज्यों की। बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया गया था और तुष्टीकरण की नीति फासीवादी शक्ति को मजबूत किया और यहाँ पर फासीवादी जो कि मुसलिन का था काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि उसने चेकोस्लोवाकिया पर पूरी तरह से जो है कब्जा करने में सफलता हासिल कर लिया और इसे हम फासीवादी शक्ति को मजबूती मिली। अब यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी और इटली सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। यानी यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी और इटली सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे और उस समय सोवियत संघ काफ़ी पावरफुल था, क्योंकि आपको पता है सोवियत संघ उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और इन योजनाओं पर रोकने के लिए सोवियत संघ द्वारा जर्मनी के साथ जो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करने से समझौता पर हस्ताक्षर किए। कहते दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो है समझौता का नीति का अनुसरण किया और इस तरह सोवियत संघ के कुछ समय मिल गया और इसके कारण जो है सोवियत संघ को जो है अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए थोड़ा समय मिल गया और वह भविष्य की तैयारी कर ली। यानी देखा जाए तो ये समझौता सोवियत संघ के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी सोने पे सुहागा की तरह थी, क्योंकि ये कारण इसलिए था क्योंकि उसको थोड़ा सा सैनिक तैयारी करने की जो है पूरा समय मिल गया और जर्मनी को सोवियत संघ के त्रस्त करने में सफलता भी प्राप्त हो गई।
द्वितीय विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया था। यानी वो समय काल था जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पे हमला किया और ब्रिटेन ने जर्मनी से 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा की, क्योंकि ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर आक्रमण करने का जो है मन बना लिया था। तो इसी वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हो चुका। अगला पॉइंट जो है द्वितीय विश्व के अंतर्गत युद्ध का परिणाम, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम आया। आपको तो पता ही होगा कि युद्ध से परिणाम जो है कदाचित जो है अच्छे नहीं होते हैं, और यह यहाँ देखने को भी मिला। कहते हैं सितंबर 1945 में युद्ध का अंत हो गया और यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इससे बड़ा युद्ध कभी भी नहीं देखा गया, न सोचा गया। इसे जान माल और संसाधनों की जो है अभूतपूर्व क्षति हुई। देखा जाए तो जान माल की क्षति के साथ जो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ उसका जो है कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। बड़े शहरों के सुंदर भवन अब मिट्टी में मिल गए। हजारों लोगों के अपने घरों में बेघर होना पड़ा और जर्मनी यहूदियों को मार दिया गया था। फिर उन्हें यंत्रणाओं और शिविरों में भेज दिया गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में सभी यहूदियों को जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डायरेक्ट भेज दिया गया। जापानी शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया और ये परमाणु बम इतना घातक था कि कहते हैं वहाँ पर जलने के लिए तिनका भी नहीं बचा। तो आप समझ सकते हो हिरोशिमा नागासाकी पर जो अमेरिका द्वारा जापानी शहर हिरोशिमा नागासाकी पर बम ब्लास्ट किया गया, परमाणु बम गिराया गया, वो बहुत काफ़ी विनाशकारी था। और कहते हैं दोनों शहर अपनी जनता के साथ नष्ट हो गई। परमाणु प्रलय का खतरा युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था, क्योंकि ये युद्ध जो था परमाणु युद्ध के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें परमाणु का पहली बार उपयोग किया गया अमेरिका के द्वारा। जर्मनी को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर के प्रत्येक को विजय शक्ति का नियंत्रण किया गया, यानी जर्मनी को अब 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मन सेना को भंग कर दिया गया। जापान अमेरिका की निगरानी के अंतर्गत रखा गया, यानी जापान को जो है अमेरिका के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम ब्लास्ट की गई थी, जो परमाणु बम गिराई गई थी, जापान जो है इसका बदला भी ले सकता था। इसलिए जो है अमेरिका के द्वारा जो है जापान पर निगरानी रखी गई। 1940 में जब राजतंत्र फिर से स्थापित किया गया था तो अमेरिका सेना को हटा दिया गया, क्योंकि 1939 में जब राजतंत्र फिर से स्थापित किया गया तो जो है जापान से अमेरिका सेना को हटा लिया गया और साम्राज्यवाद को कमज़ोर होने के साथ साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सुपर शक्ति के रूप में उभर के आए। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के ही देन है कि अमेरिका और सोवियत संघ उस समय सुपर पावर के रूप में उभर के सामने आए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया। एक साम्यवादी गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में था तथा दूसरा जो गुट जो था अमेरिका के नेतृत्व में था, जिसे हम पूंजीवादी का नाम दिए। यानी साम्यवादी जो था वो था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अंतर्गत था, और पूंजीवादी जो था यानी कैपिटलिस्ट इज अमेरिका के अंतर्गत था। इन 2 गुटों में तनाव व शस्त्र संघर्ष के विकास को शीत युद्ध कहते हैं। यानी यहाँ पर शीत युद्ध का अर्थ यही होता है मानसिक युद्ध, यानी युद्ध होती नहीं है, सिर्फ मानसिक युद्ध होता है। एक दूसरे पर सिर्फ जो है इसमें कमेंट की जाती है, मीडिया के अंतर्गत जो है युद्ध लड़ी जाती है और इसमें युद्ध होती नहीं है, इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया। तो आप शीत युद्ध का भी अर्थ भली भांति समझ गए होंगे कि शीत युद्ध का मतलब होता है बातों का युद्ध, मीडिया का युद्ध और एक दूसरे को नीचा दिखाने का युद्ध, जो दोनों देशों के बीच बहुत लंबा समय तक चला। यानी देखा जाए 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ तो 1991 में जो है इसका अंत हुआ। तो ये बहुत काफ़ी लंबा काल में जो है शीत युद्ध चला। युद्ध के एक प्रमुख प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। कहीं दुनिया में तब से कई बदलाव हुए हैं।
दुनिया में कई बदलाव हुए, दुनिया के जो है पूरे राजनीतिक नक्शा ही बदल गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने बिल्कुल ही पूरे चीज़ों को जो है तहस नहस, संसाधनों को तहस नहस कर दिया और पूरे ही राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। एशिया और अफ्रीका के जो देश उपनिवेशिक शासन के अधीन थे, अब वो स्वतंत्र हो गए। अब वो दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में थे। कहते हैं इस युद्ध में किसी देश को चाहे लाभ मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो उपनिवेशिक थे, जो उपनिवेशिक राज्य था या देश थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त बेशकली हो गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में, जो संयुक्त राज्य संघ के बारे में क्या है विशेषता, क्या है उसकी विशेषता, उसके बारे में विस्तार पर चर्चा करेंगे और जानने के हर पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में टॉपिक आया, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपको तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और वो सभी माध्यम आप यूज़ कर सकते हो जिससे दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और मुझे तो पता है कि अगर यूट्यूब से लिंक की कॉपी कर लेते हो, जहां पर जो है शेयर का ऑप्शन होता है, और आप इसको व्हाट्सएप पे लगा देते हो, तो इससे भी जो है आपके जितने भी दोस्त फ्रेंड होंगे उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।